वरिष्ठ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं, आपको जल्दी से लेकर चल के वो सुनवाते हैं। इस वहां के सरकार को निकालना चाहती है। महाविकास आघाड़ी एक मजबूत सरकार है और मजबूती के साथ वो चल रही है, लेकिन उसको अस्थिर करने के लिए बीजेपी हर तरह की कोशिश कर रही है। ऐसा नहीं होता कि एक दो दिन में ही इतने लोगों को सूरत को ले जाना, वहाँ से फिर गुवाहाटी को ले जाना, फिर बुलाना, ये सारी चीज़ें जो हो रहे हैं इसमें बीजेपी का खेल है। और बीजेपी ये चाहती है कि इस देश में नॉन बीजेपी कोई भी गवर्नमेंट अस्तित्व में न रहे, ये उनका इरादा है। इसीलिए वो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा प्रश्न भी ये है कि अब प्रेसिडेंट चुनाव भी होने जा रहे हैं और उनको नंबर की भी ज़रूरत है, तो इसीलिए वो चाहते हैं कि प्रेसिडेंट इलेक्शन के अंदर ही वहाँ पर सरकार को गिराया जाए, ये उनका इरादा है। तो हम ये डायरेक्टली ये कह सकता हूँ मैं कि इसको पूरा रिस्पॉन्सिबल सेंट्रल गवर्नमेंट खुद और बीजेपी इसमें हस्तक्षेप करके वहाँ के स्टेबल गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करके वहाँ पर अपना सत्ता लानी चाहती है। तो मैं ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ कि एक तो प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए उनको नंबर के लिए वहाँ पर डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। दूसरा, एक महाराष्ट्र का बहुत बड़ा राज्य है जहाँ पर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस तीनों मिलके वहाँ पर अपना काम कर रहे थे। तो हम कांग्रेस पार्टी की ओर से ये कहना चाहते हैं कि हम तीनों मिलके रहेंगे, मिलके लड़ेंगे और महाआघाड़ी को मजबूत करेंगे। इसके लिए हमको जो कुछ भी हमारी सहायता हो सकती है वहाँ पर करने के लिए हम तैयार हैं। तो यही एक मिनिट नाही, आता महाराष्ट्रात जे घडामोडी चाललेल्या आहेत त्याच्या पाठीमागे बीजेपी। मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा आरोप। मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी मजबूत सरकार है, अस्थिर करने की बीजेपी की साजिश है। ये कह रहे हैं कि इतने लोग को पहले सूरत और फिर गुवाहाटी ले जाना बीजेपी इस खेल के पीछे है। बीजेपी ये नहीं चाहती कि पूरे देश में कहीं भी नॉन बीजेपी गवर्नमेंट हो और इसीलिए ये खेल खेला जा रहा है। यही नहीं, राष्ट्रपति चुनाव में भी अंक गणित को नजर में रखते हुए वो चाहते हैं कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार न हो। ये आरोप लगा रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। राष्ट्रपति चुनाव में फायदा लेना चाहते हैं। अच्छा, ये तो हुआ मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं। महाराष्ट्र में जारी संकट के बारे में एनसीपी नेता और कैबिनेट मंत्री जयंत पाटिल क्या कह रहे हैं वो हम आपको सुनवाते हैं। वो ये कह रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी सरकार महाराष्ट्र के विकास के लिए काम कर रही है। एनसीपी आखिरी दम तक उद्धव ठाकरे के साथ खड़ी रहेगी। सुनिए। तो यहाँ के माहौल में शायद वो उनकी जो सच भूमिका जो है वो प्रकट करेंगे। जब यहाँ पहुँच जाएंगे तो कहेंगे, तो अपने को समझ में आएगा कितने जन उनके साथ है, कितने जन नहीं है। वहाँ दूर से कुछ राज्यपाल महोदय को या सभापति महोदय को कुछ खत लिखते हैं। तो महाराष्ट्र की राजनीति, महाराष्ट्र का निर्णय, महाराष्ट्र का भविष्य महाराष्ट्र में रह के करना चाहिए, गुवाहाटी में नहीं, ऐसे हम समझते हैं। सर, संजय राउत के बयान को कांग्रेस ने नाराजगी व्यक्त की है। आप भी अभी बड़ी मीटिंग होने वाली है, इसमें इसको डिस्कस करेंगे उनके इस बयान को?
एक बड़ा स्टेटमेंट है। हम डिस्कस बड़ी मीटिंग में नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने जो बयान दिया है उसके ऊपर आज हमें कुछ कहना नहीं है। सर अजित पवार का है, बैठक में आएंगे सर? क्यों नहीं आएंगे? आएंगे, पार्टी की बैठक है। सर, can I get a comment from you on what Mr. Nana Patole has said? प्रायव्हेट गाड्यांमध्ये जात आहेत अशी कुणी अजित पवार Mr. Nana Patole has made a comment on Mr. Ajit ऐसा Pawar. है कि प्राइवेट गाड़ी हो या सरकारी गाड़ी हो, मैं भी सरकार की गाड़ी नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो सरकारी गाड़ी हो या प्राइवेट गाड़ी हो, जहाँ गाड़ी उपलब्धि के अनुसार आदमी गाड़ी में बैठते हैं ना। अजितदादा म्हणजे बैठकीला सर एक चर्चा चालू आहे. हाँ, काही वेळापूर्वीच अजितदादा येतील ना थोड्या वेळाने. काही वेळापूर्वीच अजित पवार हे एका वेगळ्या गाडीतून जाताना दिसलेले आहेत. दुसरीकडे सागर बंगल्यावरून प्रसाद लाड आणि माधुरी मिसाळही एका छोट्या गाडीतून जाताना दिसलेले आहेत. याचा कशा प्रकारे संबंध लावला जातो? मला एक सांगा, तुम्ही इतके वर्ष पत्र तो चाहे एनसीपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ये दावा कर रहे हैं कि वो शिवसेना के साथ खड़े हैं, लेकिन शिवसेना के अपने क्या शिवसेना के साथ खड़े हैं, ये इस समय एक बड़ा प्रश्न आता है। और हम अंक गणित की बात करेंगे, क्योंकि अंक गणित क्या कहता है ये आप देख सकते हैं। एक तरफ शिवसेना प्लस, दूसरी तरफ बीजेपी प्लस। कौन किसके पास है, चलिए आपको पहले शिवसेना का दिखाते हैं। उद्धव ठाकरे के साथ कितने लोग खड़े हैं आज हम आपको वो बताते हैं। शिवसेना के साथ इस समय कहा यह जा रहा है 17 लोग हैं, एनसीपी के 53 हैं, कांग्रेस के 44 हैं, शिवसेना के बागी विधायक, और यह सबसे बड़ी चिंता है उद्धव ठाकरे के लिए, 38 बागी विधायक हैं, 12 अन्य भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने को तैयार हैं। यानी कुल बागी की संख्या हुई 50, कुल सीटें 287, बहुमत का आंकड़ा क्या है 144। अगर यह स्थिति है इस समय, तो चलिए अब हम आपको यह दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की इस समय क्या स्थिति है। देवेंद्र फडणवीस के घर पर भी बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। क्यों? क्योंकि बीजेपी के पास अपने 106 तो है ही, चुनाव के बाद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी, 7 अन्य का समर्थन बीजेपी को था। लेकिन अगर ये बागी 50 जुड़े तो देखिए परिस्थिति किस तरह बदल जाएगी। 163 पर आ जाएगी भारतीय जनता पार्टी, जबकि रिक्वायरमेंट या जरूरत है 144 की। तो 144 की जरूरत है, 163 भारतीय जनता पार्टी को मिल सकते हैं। क्या यह उद्धव ठाकरे के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है, और इसीलिए क्या उनके पैरों तले जमीन खिसकती नजर आ रही है इस समय? मौसमी सिंह मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं मुंबई से ज्यादा जानकारी के लिए। मौसमी, क्या यही परिस्थिति अब जमीनी स्थिति भी बन गई है? महज 12 विधायक पहुंचे थे आज शिवसेना की उस बैठक में वर्षा में, तो क्या सोच है इस समय उद्धव ठाकरे खेमे की? देखिए गौरव, 12 विधायक पहुंचे थे वर्षा, उसके साथ ही आदित्य ठाकरे जो कि मातोश्री में थे उनको ले लीजिए तो 13 हो जाते हैं, और 2 विधायक जो है वो भी उद्धव ठाकरे खेमे में है। तो कुल ये बताया जा रहा है कि 15 विधायक है, और शिवसेना का उद्धव खेमे का दावा है कि लगभग 15 से 17 विधायक उनके टच में है। हालांकि ये मामला सारा समय का खेल है, और जिस तरह से 24 घंटे की डेडलाइन दी है संजय राउत और शिवसेना ने कि 24 घंटे के भीतर आप मुंबई आइए और आमने सामने बात कीजिए, आप क्या कहना चाहते हैं, उससे ये साफ है कि लगातार दबाव की राजनीति हावी है। बहरहाल आपको बता दें कि हम लोग सह्याद्री गेस्ट हाउस पे हैं। यहाँ पे कांग्रेस जो तीसरी प्लेयर है इस पूरे एमवीए के गठबंधन में, उनकी बैठक होने वाली है। जो आला नेता है मुंबई के वो मुलाकात करेंगे। एचके पाटिल जो प्रभारी है महाराष्ट्र के, वो भी मौजूद रहेंगे। जिस तरह से संजय राउत का पहले बयान आया था महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार के भविष्य को लेके, ये भी कयासबाजी जोरों पर लगाई जा रही है कि उस पर चर्चा हो सकती है। पर बहरहाल कांग्रेस का ये कहना है कि भाजपा, सीधा आरोप कांग्रेस लगा रही है कि भाजपा पूरी तरह से अस्थिर करना चाहती है एमवीए सरकार को। राष्ट्रपति चुनाव भी उसके ताक में है, और क्योंकि उसके पास आंकड़े जुटाना मुश्किल हो रहा है, यही वजह है कि ये पूरा सियासी खेल भाजपा द्वारा रचा जा रहा है। तो
पूरी तरह से इस पूरे गड़बड़ी का ठीकरा एक तरीके से भाजपा पर कांग्रेस फोड़ रही है और इसी के मद्देनजर पहले आला नेता मिलेंगे, उसके बाद विधायकों को भी बुलाया गया है संभवतः यहाँ पे बैठक के लिए कांग्रेस द्वारा। तो अब से 20 मिनट में यह बैठक शुरू हो जाएगी और मौसमी सिंह और हमारी पूरी टीम इसकी सारी जानकारी आप तक लेकर आएंगे। मौसमी, फिलहाल इस जानकारी के लिए धन्यवाद। लेकिन गुवाहाटी से दिल्ली और दिल्ली से मुंबई क्या हलचल चल रही है, आइए आपको अपनी ये स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। कारों पर कारें, विधायकों पर विधायक। गुवाहाटी के होटल में आज सुबह से आवाजाही तेज होती रही और शिंदे का काफिला बढ़ता गया। देखिए ये तस्वीरें जिसमें उद्धव से बागी हुए शिंदे छाती चौड़ी कर अपनी ताकत का नुमाइश कर रहे हैं। नए विधायकों का स्वागत और जो पहले से जमा है उनकी खिदमत। एक नजर डालिए शिंदे की शक्ति पर, जो वो आंकड़ों और लिस्ट के जरिए बार बार जता रहे हैं। होटल में कुल 42 विधायक हैं। इसमें से 35 विधायक शिवसेना के हैं, 7 निर्दलीय हैं। इसके अलावा शिवसेना के 3 विधायक मुंबई में रहकर ही शिंदे का साथ दे रहे हैं। इस तरह शिंदे खेमे में कुल 45 विधायक हो चुके हैं। बागी गुट ने भरत गोगवाले को अपना व्हीप भी चुन लिया है। गुवाहाटी में मौजूद भरत गोगवाले ने आज तक से फोन पर बातचीत में दावा किया है कि अकेले शिवसेना के ही 42 विधायक उनके साथ हैं। भारत जी आपके साथ और एकनाथ शिंदे के साथ कितने एमएलएज हैं? हाँ, अभी हमारे पास 42 है, 42 है, मगर हमारे पास जो नंबर्स है वो 35 है। शिवसेना के एमएलए कितने? शिवसेना के एमएलए भारत जी, शिवसेना के एमएलए कितने हैं आपके साथ? शिवसेना के सिर्फ बता रहा हूँ ना, तो दूसरे कौन 42 है ना, बोला ना। इंडिपेंडेंस भी है ना आपके साथ? इंडिपेंडेंट 7 अलग है। अच्छा, और हमारा अभी 42 है और 1-2 बढ़ेंगे। ये ताकत का ही तकाजा है कि बगावत के बाद शिंदे ने आज गुवाहाटी से ही उद्धव ठाकरे के नाम एक खुली चिट्ठी जारी कर उन्हें ललकार भी लगा दी। अपमानजनक व्यवहार हुआ। 2.5 साल से आपके दरवाजे बंद, अयोध्या जाने से क्यों रोका? हिंदुत्व शिवसेना का मुद्दा नहीं, सीएम निवास में भी एंट्री क्यों नहीं? फंड के लिए क्यों भटकना पड़ा? कांग्रेस एनसीपी से अपमान क्यों? एकनाथ शिंदे हमारे साथ रहे, हमारी भावनाएं आप तक नहीं पहुंची। गुवाहाटी से चिट्ठी जारी हुई तो मुंबई में उद्धव के करीबी जवाब देने सामने आ गए। मैं बहुत बार मिल चुका हूं, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं थी। एकनाथ शिंदे जैसा बोल रहे हैं। अबे मैं उनके बारे में नहीं बोल पाऊंगा। नहीं, उनका कहना है कि एमएलए के लिए एक्सेसिबल नहीं थे। वो मैं उनके बारे में क्या बोलूं? आपको मिलने में कोई मेरे को तकलीफ नहीं थी। हालांकि मुंबई में शिवसेना खेमे में सन्नाटा पसरा है। आज सुबह होने वाली बैठक में भी चंद विधायक ही पहुंचे। उद्धव खुद इस बैठक से दूर रहे, लेकिन उनके खासम खास सिपह सालार अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है और शिंदे को फ्लोर टेस्ट की चुनौती दे रहे हैं। हमारे संपर्क में लगभग 20 विधायक है, मैं आपको बताता हूँ। और जब मुंबई में आ जाएंगे तो पूरा खुलासा हो जाएगा। आपने मेरे चेहरे पर देखा है, कोई तनाव है, कोई शिकंज है, कुछ नहीं है। इस प्रकार की जो संकट है, प्रसंग है, तूफान है, उनसे सामना करने का पूरा अनुभव हमको है। हम बाला साहब ठाकरे जी के साथ। शिंदे गुट की अगली तैयारी डिप्टी स्पीकर तक अपनी ताकत पहुंचाने की है, लेकिन डिप्टी स्पीकर अभी से चिट्ठी में दिख रहे दस्तखतों पर सवाल उठाने लगे हैं। वो जो मेरे पास जो लेटर मिला है वो 34 बोलते, कभी कम बोलते, कभी ज्यादा बोलते, तो वो भी रहेगा, वो सही भी रहेगा, तो मुझे तो जांच करना जरूरत है। ये तो तय है कि महाराष्ट्र की उठापटक इतनी आसानी से अंजाम तक नहीं पहुंचने वाली। बागी गुट को ताकत साबित करने के लिए काफी मशक्कत उठानी पड़ेगी। ये मसला डिप्टी स्पीकर और राज्यपाल से लेकर कोर्ट तक भी जा सकता है। गुवाहाटी से अनुपम मिश्रा, मुंबई से पंकज उपाध्याय और साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। बड़ी बात इस समय जो निकल कर आ रही है वो ये है कि जो बागी विधायक हैं वो कह रहे हैं कि उनके पास 42 शिवसेना के विधायकों का समर्थन हासिल है। महज 13 विधायक इस समय
मुंबई में है जो उद्धव ठाकरे के साथ है। जबरदस्त सियासी बयानबाजी दोनों तरफ से चल रही है, हम आपको सुनवाते हैं। हमारा एक मंत्री 4 दिन से लगातार ईडी के ऑफिस में जाकर बैठ रहा है, उसने पार्टी नहीं छोड़ी। मैं और मेरे परिवार के ऊपर पूरा दबाव है ईडी का। हम आज भी ठाकरे परिवार और पार्टी के साथ रहेंगे और आखिरी सांस तक रहेंगे। क्या आपको लगता है कि इस दबाव की वजह से फ्लोर टेस्ट पे कुछ असर पड़ेगा? देखिए, जब फ्लोर टेस्ट होगी तो सबकी टेस्ट हो जाएगी। एनसीपी के कुछ कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है सबको पता चलेगा। अच्छा, एक बात आप समझ लो, डमी सरकार और डायलिसिस की कार, डमी कार और डायलिसिस की सरकार बहुत दिन नहीं चलती। तो अब डमी कार और डायलिसिस की सरकार चला करके जुगाड़ और जोड़ तोड़ से जनादेश को अपहरण करके अगर कोई समझता है कि ये बहुत दिन चलेगा तो बहुत दिन नहीं चल पाता। और इसलिए उस डमी कार पे बैठ करके और डायलिसिस की सरकार जो लोग चला रहे थे उनको भी इस बात का एहसास हो गया है कि सरकारें जुगाड़ और जोड़ तोड़ से नहीं जनादेश से बनती है। देखो, इनमें क्लियर होने का कोई कारण नहीं, ये सब ईडी के वजह से ये खेल चल रहा है। अभी भी 2 मंत्री एनसीपी के जेल में हैं। एक शिवसेना का एक मंत्री को रोज ईडी कार्यालय में बुलाया जा रहा है। और कई आपने देखा होगा कि प्रताप सरनाईक ने खुद मुख्यमंत्री को एक खत लिखा था और उसमें ईडी का डर जो बताया था, उसके परिवार को क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं। और ये ईडी का डर बताकर फिर कर्नाटक की सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो, अरुणाचल की सरकार हो, ये सरकार को केंद्रीय यंत्रणा का दुरुपयोग कर केंद्र की बीजेपी सरकार जिस देश की लोकतंत्र को तहस नहस कर रही है, ये बात सामने आती है। इस बड़ी खबर पर हमारी कवरेज लगातार जारी है।